नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाफ खान। 3 महीने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि इस बैठक में कुछ ठोस निकलकर सामने आएगा। सीट बंटवारे, संयोजक, पीएम उम्मीदवारी, साझा कार्यक्रम, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी तरीके की एक सहमति बनने की उम्मीद कल की इंडिया गठबंधन की बैठक से जताई जा रही थी। लेकिन बैठक के दौरान इनमें से किसी भी बात पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई। अब उल्टे ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने के प्रस्ताव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कल भले ही ये कहकर ममता के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया हो कि देश को पहला दलित पीएम मिल सकता है, लेकिन वो ना तो खुद खड़गे तैयार हुए इस बात को लेकर, ना ही कांग्रेस और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियां। तो ताज्जुब की बात यह भी है कि खड़गे को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखने वाली ममता बनर्जी ने खुद परसों ही यह बयान दिया था कि पीएम का फेस तो नतीजों के बाद तय किया जाएगा। तो आखिर अचानक उन्होंने खड़गे का नाम आगे क्यों बढ़ा दिया है? और सिर्फ पीएम की दावेदारी ही नहीं, बल्कि कई दूसरे मुद्दों पर भी गठबंधन में खटपट जो है वो साफ नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी को गठबंधन में शामिल कराने पर समाजवादी पार्टी विरोध में नजर आई। ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी के प्रस्ताव पर कई पार्टियां साथ नहीं नजर आईं। नीतीश कुमार ने जब देश का नाम सिर्फ भारत करने की बात कही तो सोनिया गांधी हैरान रह गईं। तो आखिर इन विरोधाभासों के बीच इंडिया गठबंधन 2024 के लिए कितना तैयार? आज के शो में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। इंडिया गठबंधन की ताजा बैठक के नतीजों को डिकोड करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा। अलग अलग पार्टियों के नेताओं से लेकर वरिष्ठ पत्रकार तक हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राजनीतिक वार पलटवार के साथ। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई इतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। उनका एक 55 साल का एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल करियर रहा है। वो एक पॉलिटिकल ल्यूमिनरी के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे। पहले सभी लोग जीत के आना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात कर नहीं तो 2034 के बारे में करें। देश की जनता ने दोबारा से मोदी जी को बनाने का मन बना लिया है। तो अभी ये मिलते हैं घरों में, चाय पीते, पकोड़े खाते, लड्डू खाते, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बीएसपी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और अब तो इस हद तक हो गया है कि वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। तो इन हालात में हम कैसे उनके साथ अलायंस कर सकते हैं? अखिलेश जी पहले निकल आए थे, और अखिलेश जी के पहले निकलने का मतलब है कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री का नाम और कन्वीनर कौन हो वो पहले छोड़ दिया, और पहले निकल गए तो ये बात क्लियर होती है। अपना वजन बना रहे, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल वो। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, आरएलजेडी के महासचिव माधव आनंद हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत में दुबे जी आपके साथ करूंगी, और प्लीज दर्शकों को यह बताइए कि आखिरकार ये 3 घंटे की जो मुलाकात कल हुई है इंडिया गठबंधन के साथियों में, तो कितनी बात आगे बढ़ी है सर? हाँ रोमाना जी, बहुत बात आगे बढ़ी है, और जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा, उपयुक्त समय होगा, तब गठबंधन दलों के प्रवक्ता जो नियुक्त किए गए हैं वो आकर मीडिया के सामने देश को संबोधित करेंगे। मुझे आज बेहद दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, एक वरिष्ठतम देश के दलित नेता जिन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक का सफर तय किया, उनको उस दलित नेता को डमी बता दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और दलितों का अपमान आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये इसी प्रकार उपहास उड़ाते थे 2004 में, जब हम लोगों ने एक यूपीए का गठबंधन बनाने का मानस बनाया था। मैं
ये दावे से हम लोग नहीं कह सकते कि 100% सीटों पर सारे राजनीतिक दलों का अलायंस होगा और एक एक सीट करके लड़ेंगे। 2004 में भी नहीं हुआ था। एसपी से, बीएसपी से, वाम दलों ने हमें समर्थन नहीं दिया था त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, जहां पर वो केरला में सरकार में थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में हमारे साथ टाई अप किया था। यूपीए की सरकार को 218 सीटें मिली और 335 सीटों का एक दल बना जिसमें बीएसपी, एसपी सब शामिल थे। और एक बात और बता दूं, उसी के पहले 2003 में हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी थी। 173 सीटें भाजपा को मध्य प्रदेश में मिली थी, 50 छत्तीसगढ़ में मिली थी और 120 राजस्थान में मिली थी। तो ये परिस्थितियां वही, और टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हराया था। और ये अहंकार और दम्भ भारतीय जनता पार्टी का इस बार फिर हारेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का टेम्पो हाई है ना, यही बता रहे हैं ना आप कि अभी जो भी हालात हैं उस सब में इंडिया गठबंधन का टेम्पो हाई है। लेकिन वो जो अभी आपने अपनी पार्टी के नेता और दलित नेता के अपमान वाली बात कही, तो इसको लेकर मेरे मन में सवाल आ रहा है सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसान नेता और जाट नेता के अपमान का जवाब देते नहीं बन रहा है, इस वजह से दलित नेता का अपमान, ये वाला नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी देखिए, वो तो उनको खुद को मूल्यांकन करना चाहिए सभापति जी को राज्यसभा के, कि क्यों जब जाट बेटियों को, पहलवान को तिल तिल कर तड़पा कर मारा जा रहा था तब वो नहीं बोले। जब क्यों 700 किसानों की शहादत हो गई, कील और कांटे उनकी राह में बिछा दिए, उनको आतंकवादी पाकिस्तानी बता दिया, तब मौन साधे क्यों रहे? मुझे इस बात का दुख है। और मैं इंडिया के गठबंधन दल 38 दल में से 25 ऐसे दल हैं जिनमें से 9 ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा लोकसभा का, और 16 दल ऐसे जिनका कोई सांसद नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो महिमा मंडन कर रही है, तो 2019 के चुनाव में 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद जीत कर नहीं आया, 54 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। इनको याद रखना चाहिए, देश इस अहंकार को हराएगा। और इंडिया मुझे लगता है आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि किस तरीके से 2019 में अपने दम पर 303 का आंकड़ा जो बीजेपी ने हासिल किया था, वो याद रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए आगे लड़ाई मुश्किल है 24 वाली। खैर, उस लड़ाई से पहले 23 में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिसंबर के महीने में हुई है, और के शर्मा आपने सुन ही लिया, टेम्पो हाई है। नहीं, मुझे तो हंसी आई। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने जो है कल की बैठक, जो चौथी बैठक हुई 9 महीने में, ये चौथी बैठक हुई, उस पर आपने उनसे प्रश्न किया और दुनिया की जलेबी बनाते रहे, इनका ये है उनका वो है, गाते रहे, एक शब्द नहीं बोल पाए उस पे कह रहे उपयुक्त समय पर उपयुक्त जवाब होगा। तो मीटिंग काय के लिए किया था आपने, जब आप जनता को बताने के हालात में नहीं है कि आपकी बैठक में हुआ क्या? और रोमाना जी, वास्तव में इस 4 बैठकों में क्या हुआ? पहली बैठक हुई एक ही हम साथ मिलकर लड़ेंगे, राहुल गांधी की शादी करवा दो, यही चर्चा हुआ चाय कॉफी के बाद। दूसरी बैठक हुई यही हम मिलके लड़ेंगे। तीसरी बैठक हुई हम मिलके लड़ेंगे। चौथी बैठक हुई हम मिलके लड़ेंगे। ना कोई नीति, ना कोई नेता, ना कोई कॉमन मैन प्रोग्राम, ना कोई सभा, ना कोई प्रचार, किसी विषय पर सहमति नहीं है। और 3 दिन पहले से हम जो है इस पे डिबेट कर रहे हैं। मैं बार बार यही कहता था, और मैं उस 9 महीने पहले से कह रहा हूं कि 2023 का सबसे बड़ा मजाक है ये गठबंधन की बात, और इसके सबसे बड़े हास्य कलाकार बनके यदि कोई बाहर निकलेगा तो वो निकलेंगे नीतीश कुमार। और वो स्थिति सामने देख रहे हैं, आप भी अपने नीचे सभी चला रहे हैं, आपके ही ब्रेकिंग में पढ़ रहा हूं बहुत सारे नाम। तो नीतीश कुमार हास्य कलाकार मतलब मैं समझी नहीं। एक बात कहने की, नीतीश कुमार के लिए तो अगर आप कहते हैं कि ट्रेजेडी किंग बनकर निकलेंगे तो समझ में आता। आपने हास्य कलाकार से तुलना कर दी, मतलब एक्सप्लेन करते चलिए थोड़ा, फिर आगे बढ़ रही हूँ। मैं इसलिए हास्य कलाकार बोला कि जिस ढंग से उन्होंने इस घमंडिया गठबंधन की बात शुरुआत की थी, उसमें उसी दिन उसमें हंसी के वो सारे पुट थे। और आप देखिएगा कि लास्ट में होता क्या है। लास्ट में आपको यही लगेगा कि सबसे बड़े हास्य वही बने, हंसी उन्हीं की उड़ने वाली है। लेकिन एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं मात्र, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं अभय जी की तरह इधर उधर नहीं भागूंगा। मुझे एक विषय पर जरूर कहना है। खड़गे साहब का नाम की बात आई, इन्होंने रखा, ये क्या संकेत देता है रोमाना? 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी
का आज नेतृत्व इतना कठपुतली नेतृत्व बन गया है, ये पार्टी इतनी कमजोर बन गई है कि बाहर की दो पार्टियां कांग्रेस को बता रही हैं कि आपका नेता कौन होगा, और इनकी जो है बोलती बंद है। और इसने यह भी साबित कर दिया कि इस गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है, इसको राहुल गांधी मान्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब राहुल गांधी के उसके हम समर्थन में नहीं है, स्पष्ट कर दिया। इस पर और इसी से मैं ये कह रहा हूं कि आज ये महत्वपूर्ण बात है जो के शर्मा जी रख रहे हैं कि साहब दूसरे दलों के पार्टी के नेता तय कर रहे हैं कांग्रेस में नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और राहुल गांधी को नकार रहे हैं। क्या सटल मैसेजिंग यही है क्या इसमें? रोमाना जी, पहले तो ये जो एनडीए का घटिया गठबंधन है ना, इससे पूछिए तो कितनी मीटिंग हुई। एक मीटिंग की जिसमें मैंने बताया 25 दल जिनका कोई अस्तित्व नहीं आता, पता नहीं सांसद नहीं। ये जो हमारा इंडिया का गठबंधन है, इसमें प्रभावशाली दल हैं सारे, आरजेडी है, एसपी है, जेडीयू है, शिवसेना है, बहुत प्रभावी गठबंधन है। और यहां राहुल गांधी जी के विवाह पर मिर्ची क्यों? हमने कोई प्रधानमंत्री जी के पुनर्विवाह पर चर्चा नहीं की मेरे दोस्त, जो आपको मिर्ची लगेगी। हम स्ट्रेटेजी होती है पार्टी की, वो कोई बाहर व्यक्त नहीं की जाती। हम बाहर आकर रोज की अपनी बात, लालू प्रसाद यादव ने बोला था प्रेस हमारी बहुत सकारात्मक, मैं आना चाहती हूँ, मैं बीच में आना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज जरा सा शब्दों का ख्याल रखें। राहुल गांधी के विवाह की जो बात है वो क्योंकि उस बैठक में चर्चा में जिक्र आया था, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था, इस वजह से उन्होंने वो बात रखी थी। यहाँ पर थोड़ा सा संयम के साथ प्लीज, वरना चर्चा डीरेल हो तो मैंने कहा ना कि हमने नहीं बात की, नहीं संयम ही बात मैंने। अभय जी आपने तमाम पार्टियों के नाम गिना दिए सर, वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी इसी गठबंधन का हिस्सा है ना। उन लोगों को क्या राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है? इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है उनकी तरफ से। देखिए रोमाना जी भारत के संविधान में आस्था रखते हैं खड़गे जी। भारत का संविधान कहता है जब जीत कर आएंगे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि अपने नेता का चुनाव करते हैं, और सभी दलों को आजादी है। यही तो संवाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी मोनोलाग की सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बोल लिया क्योंकि उन 38 दलों का अस्तित्व ही नहीं है। कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसे प्रधानमंत्री जी ने एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग इकट्ठे कर लिए। ठीक है, आपने कहा कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और मुझे भी याद आ गया है किसी तरीके का पुराना मुहावरा कहावत जो मैं लेकर चलती हूँ शक्ति यादव जी के पास। वो है सर 9 दिन में चले 2.5 कोस, यही होता है ना विजय जी? तो ये इंडिया गठबंधन की बैठक पर ये फिट बैठ रहा है क्या शक्ति यादव जी? क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला वहीं का वहीं, साझा कार्यक्रम में कोई डेवलपमेंट नहीं, संयोजक का कोई नाम नहीं, और पीएम उम्मीदवार को लेकर तो और घमासानी मचता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन में। शक्ति यादव। रोमाना जी, हाँ जी, पीएम उम्मीदवार के सवाल पर सभी पार्टियों ने स्पष्ट कह दी ये सामूहिक निर्णय होगा और चुनाव के बाद होंगे, क्योंकि हमारे दल के अंदर में हर दल शामिल हैं वो जिनका राष्ट्रीयता में, लोकतंत्र में, संविधान में आस्था है। हम लोग तानाशाह वाले पार्टी नहीं ना है कि आप चुने हुए सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दो। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही थी, बाहर में इंडिया गठबंधन के लोग परेशान हो रहे थे। अगर आपको परेशानी नहीं है तो आप क्यों अब चिल्ला रहे हो? इंडिया गठबंधन जिन इरादों को लेकर करके देश हित में आगे बढ़ रहा है, कोई प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति का कर दे, वह आंतरिक उनका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, लेकिन निर्णय सामूहिक होने हैं, यह बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। हमारे कार्यक्रम भी होने, यह भी साफ हो चुका है। सवाल तो इसीलिए मैंने पूछा ना, 9 दिन में चले 2.5 कोस, निर्णय ले ही नहीं पा रहे। निर्णय क्या हुआ सीट शेयरिंग पर? आप ही से सवाल है मेरा। निर्णय क्या हुआ साझा कार्यक्रम पर? निर्णय क्या हुआ सर संयोजक के नाम पर? शक्ति जी, रोमाना जी सुन तो लीजिए। रोमाना जी सुना जाए। मैंने एक लाइन में कहा कि जब सवाल हमसे पूछ रहे हैं इंडिया गठबंधन में किन किन पार्टियों को कितनी सीट मिली, क्या तय हो गया क्या? अभी देश ने नहीं देखा है कि तय कर दिया इंडिया गठबंधन का सभी घटक दल को क्या सीट मिलेगा, बिहार में क्या मिलेगा, कौन कौन दल उनके साथ है, ये तो साफ खुल करके भी आया नहीं। हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लेकर के राज्यों के अंदर में नेतृत्व करने वाली जो भी पार्टियां क्षेत्रीय है वो सबको लेकर के साथ चल कर करके और सीटों का बंटवारा सहजता के साथ करेंगे। और हम इन लोगों में से नहीं है कि जब सवाल इंडिया गठबंधन की आएगी तो जाति पर लेके जाएंगे, मेमेकरी पे लेके जाएंगे। अरे मेमेकरी से बात नहीं बनेगी,
बात बनेगी रियलिटी शो से, और रियलिटी शो के लिए पूरी तरह से देश तैयार है। मैं पहले भी कहा और दोहरा देता हूं, ये 2024 के पहले जो धधकती हुई दिखी 3 राज्यों में परिणाम से उत्साहित भाजपा, ये 24 की बत्ती गुल होने का संकेत भी है। और ये बात न जाने, देश की जनता हर चीजों को देखती है। नहीं, आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा शक्ति यादव जी कि मिमिक्री से बात नहीं चलेगी, बात रियलिटी शो से चलेगी। तो सर फिर ये सलाह तो अपने साथी पार्टी के नेता कल्याण बनर्जी को आपको देनी चाहिए ना। मिमिक्री तो वही कर रहे थे, आपको उन्हीं को नसीहत देनी चाहिए कि मिमिक्री से बात नहीं बनेगी, रियलिटी शो से बात बनेगी। संसद में खड़े होकर सभापति की नकल उतारने से कुछ हासिल नहीं होगा। संसद परिसर में सड़क पर उतरना पड़ेगा ना सर, जनता के बीच जाना पड़ेगा। आपने जो बात कही सीट शेयरिंग को लेकर, सर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे माधव आनंद जी के पास जाना है, माधव आनंद जी से जरा जान लेते हैं। माधव जी, जो बात यहाँ पर शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि साहब सहजता के साथ कर लिया जाएगा सीटों को लेकर फैसला, और एनडीए गठबंधन में हो गया है क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? माधव आनंद, मैं शक्ति यादव जी को पहले बता दूं कि एनडीए अलायंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए अलायंस में जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी वो सारी बातें हो चुकी है, और कहीं भी हम लोगों में कोई खटास नहीं है। कहीं भी कोई हम लोग का बयान आपने सुना कि हम लोग की सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई। जितनी बातें होनी थी सारी बातें हो चुकी है, और बहुत जल्दी ही जो है सो आप लोग के सामने भी आ जाएगा। जहां तक अब इंडिया यानी इंडी गठबंधन का सवाल है, इंडी गठबंधन का तो हम लोगों ने भूत देखा यानी पास्ट देखा, न उसका वर्तमान दिखाई पड़ता है, न भविष्य नजर आता है। कैसे भविष्य नजर आएगा जब सारे पार्टनर को ड्राइविंग सीट पे ही बैठना है। हर पार्टनर चाहता है कि ड्राइविंग सीट पे मैं ही बैठूं और कांग्रेस बैक सीट पे बैठे, तो स्वाभाविक है इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह हम लोग अपने समाज में कहते हैं कि भूत यानी घोस्ट पे अंधविश्वास बोलते हैं कि भूत का कोई ऐसा नहीं है, नहीं पाया जाता है, मुझे लग रहा है इसी तरह जो इंडिया अलायंस एक भूत के तरह ही है, जिसका कोई अस्तित्व जो है सो नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ कभी कभार मीडिया में आते हैं कि इतने सारे लोग बैठ गए और बैठ के एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो गई, फोटो शूट हो गई, हम सब लोग साथ साथ में हैं। लेकिन वास्तविक बात है कि कोई साथ में नहीं है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। यानी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाना है, इस नारे के साथ अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहेंगे तो भारतवर्ष की जनता कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इनको विजन बताना होगा। एक मिनट सुन लीजिए रुमाना जी। और जहां तक मेरे चाचा नीतीश कुमार की बात है, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, नीतीश कुमार जी की तो ऐसी स्थिति है, इतना अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में इतना छीछा लेदर करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक हास्य के पात्र बन चुके। उन्होंने सही कहा, और इस पे मुझे एक शेर याद आता है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। तो नीतीश कुमार जी की हालात तो क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है? हम लोग तो बहुत चिंतित हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग तो चाहते हैं हम लोग को मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री हैं, उनका सही इलाज हो उचित। हम लोग बहुत कंसर्न है उनके स्वास्थ्य को लेकर, किस समय क्या बोलते हैं। मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, कब गुस्सा आता है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, वो नजर आता है कंसर्न आप लोगों का जो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि जिस तरीके के बयान नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं वो आते हैं सर, लगातार मीडिया में आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जरा सा रुक कर लेती हूँ, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस बात का जिक्र अभी माधव आनंद कर रहे थे कि साहब मोदी विरोध से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, इंडिया गठबंधन का कोई पॉजिटिव एजेंडा नजर तो नहीं आ रहा है सर। वो साझा कार्यक्रम कल इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सोचा जा रहा था कि शायद सामने निकल कर आ जाए, लेकिन कल भी नहीं आया सर, गायब है। क्या कर रहे हैं सर आप लोग? 100 दिन का तो समय बचा ही है बाकी चुनाव में। मैं माधव आनंद जी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को आगे बहुत गंभीरता से काम लेना है। बड़ा संवेदनशील समय सामने है। देखिए, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो आप सब जानते हैं कि जो गर्भ धारण के बाद पहले 12 सप्ताह होते हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसी दौरान भ्रूण के सारे महत्वपूर्ण अंग और उसकी शारीरिक प्रणाली जो है वो आकार लेती है, और उसमें ज़रा सी भी चूक हो तो शिशु के लिए अपंगता का खतरा पैदा हो जाता है। तो इंडिया समूह का ये वक्त शुरू होता है। अब मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस को इस मामले में बहुत गंभीरता से काम लेना पड़ेगा। कांग्रेस के आचार पर और व्यवहार पर सभी की निगाह है। अगर वो गंभीरता से काम नहीं लेगी
तो इंडिया समूह के राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगी। इसके साथ ही बाकी राजनीतिक दलों को भी उतनी ही गंभीरता से काम लेना होगा। ये जो एक फैशन बन गया है कि आभासी संसार में जो भोंपू विचरते हैं उनके भरोसे, और जो आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले महंगे भाड़े के टट्टू होते हैं उनके भरोसे, और कागजी कारकूनी करने वाले अखिल भारतीय जो बाजीगर हैं उनके भरोसे कोई चुनाव जीत लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जमीन पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा जब तय करना है तब हो जाएगा। मेरा मानना है कि सारे राजनीतिक दल इंडिया समूह के और अगर जिम्मेदारी से काम लेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी को स्पष्ट बहुमत पाने से इस बार पूरी तरह रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन सर वो जो आपने कहा ना कि शुरुआती 12 हफ्ते भ्रूण के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि साहब अब से शुरू हो रहे हैं वो, या वो वक्त निकल चुका है विजय जी? क्योंकि जो पहली बैठक है वो जून में हुई थी, उसके बाद अगली बैठक होती है, फिर अगस्त सितंबर में वो तीसरी बैठक, और दिसंबर में जाकर अब चौथी बैठक, जिसके बीच में वो जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा था उस सब की हवा निकल जाती है। क्योंकि एक तरफ से अखिलेश वखिलेश, दूसरी तरफ से चिरकुट नेता, इस तरीके के बयान सामने आ जाते हैं। और नीतीश कुमार तो बाकायदा ये कह देते हैं मंच से खड़े होकर कि साहब कांग्रेस तो अभी विधानसभा चुनाव में अभी व्यस्त हैं वो लोग, उसके बाद गठबंधन के बारे में सोचेंगे। रमाना जी बिल्कुल ठीक बात है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और 4 मीटिंग का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत कुछ ठोस नहीं निकला। पंकज जी ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को ठीक किया है, लेकिन वो रास्ता तो नहीं निकल रहा ना। क्या वो भ्रूण का और जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है, डिलीवरी का टाइम, उसमें बहुत सारा वक्त बचा है? नहीं बचा है। और क्या होता है कि क्यों खरगे साहब का नाम आया? खरगे साहब का नाम क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इसलिए लेती हैं कि वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करती? क्या ये वजह है? या वो नीतीश कुमार को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरगे साहब के साथ नहीं बैठे हुए दिखाई देते हैं? उससे पहले सुबह तो बड़े पोस्टर और होर्डिंग लग रहे थे, एक निश्चय एक नीतीश कुमार। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, और मैं ये भी मानता हूँ कि जब अलग अलग विचारधाराओं के दल बैठते हैं तो इतना आसान काम भी नहीं होता। हमें यहाँ पर चर्चा करने में ठीक है, लेकिन अलग अलग विचारधारा के लोग बैठते हैं, लेकिन उनका कॉमन एजेंडा है कि उन्हें मौजूदा सरकार को हराना है। और जैसे अभय जी भी जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक बात होगी कि एनडीए क्या कर रहा है, लेकिन आपको एनडीए और जो अभी मौजूदा इंडिया गठबंधन है उसके टारगेट को फ़र्क देखना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में फ़र्क ये है कि बीजेपी के पास 303 सीटें हैं, और 30-35 सीटें जो उनके और गठबंधन की हैं, कुल मिला के 50 सीटों पर और काम करना है। उसे सस्टेन करने की लड़ाई लड़नी है उनको। एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को अपनी 303 सीटों को सस्टेन करने कि वो उस पर रुके रहें, काबिज रहें, यही केवल लड़ाई लड़नी है। जबकि इंडिया गठबंधन को बहुत लंबा सफर तय करना है। वो 50-55 वाली कांग्रेस को 150-200 पर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, और लोगों के साथ कैसे काम करेंगे, ममता जी के साथ कैसे करेंगे, लेफ्ट के साथ कैसे करेंगे, अखिलेश जी के साथ कैसे करेंगे। फिर ये हुआ कि अभी तय नहीं हुआ कि बीएसपी साथ आएगी कि नहीं आएगी। बीएसपी को साथ लेंगे तो अखिलेश जी नाराज होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को मेरे समझ से अब एनडीए के गठबंधन में क्या हो रहा है ना, इससे फोकस हटा देना चाहिए। केवल अपने पर ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं। वो के शर्मा जैसे लोग जो बैठे हुए हैं वो बहुत विद्वान लोग हैं, वो अपना अपना निपटा लेंगे और नहीं करेंगे तो घर पहुंचेंगे। अभी एनडीए पर फोकस करने की बजाय इंडिया गठबंधन अपने पर फोकस करेगा और कैसे काम कर सकते हैं। क्या संयोजक का काम पर अभी कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा भी नहीं है कि जो मीडिया में आया है वैसा ही हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हुआ। वहां पर बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जो और किस तरह से वो नजर भी नहीं आ रहा और वो काफी भी नहीं है। हाँ। तो आप ये कहें कि नहीं एनडीए गठबंधन की तो बैठक नहीं हो रही होगी, आपको उससे चिंता है क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है। के शर्मा को क्यों आप वो वान कर रहे हैं? आपकी चिंता होनी चाहिए कि क्या आपके सारे सहयोगी साथ बैठ रहे हैं। और हर बैठक का अनुभव क्या रहा है कि हर बैठक में कोई ना कोई फूफा जी बन के नाराज होकर चला गया। वो एक बड़ा मुश्किल काम है। इस बार तो वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, लालू यादव जी चले गए। बिल्कुल, सवाल बड़ा इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप देखिए करीब 100 दिन में चुनाव है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी तनाव है। मतलब महाबैठक हो जाती है और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि साहब दल कैसे मिलेंगे जब इनके दिल ही नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सर
माफ कीजिएगा रोमाना जी, आपको केंद्रित करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन मीडिया में बैठी सारी भुआजियों का ध्यान सिर्फ उपाजियों पर ही है। अरे साहब, गंभीरता से हम अपने राजनीतिक दलों की आंतरिक बैठकें भी कर रहे हैं, उसमें हमने समन्वय भी बनाया है। अपने अपने प्रांतों की हमारी आंतरिक बैठकें चल रही है कि कैसे हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे, सारे राजनीतिक दलों की चल रही है। ये जरूरी नहीं कि हर क्षण की खबर हम तो बाहर आकर, माफ कीजिएगा, मेरी भी बात सुनिए ना प्लीज। आपकी बिल्कुल चल रही होंगी वो बैठकें, लेकिन खबरें क्या निकल कर आती हैं सर? मतलब आज आप अगर एबीपी न्यूज देखते तो आप सुबह देखते कैसे पंजाब में आप ही की पार्टी के नेता है परगट सिंह जी, और परगट सिंह जी कैमरे पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी से हम बिल्कुल नहीं करेंगे गठबंधन, पंजाब में हमारी नजर में तो नहीं होना चाहिए गठबंधन। तो सर कम से कम ये बैठकों का फायदा क्या है अगर आप लोग अपने नेताओं की जबान पर ही लगाम नहीं लगा पा रहे? कम से कम आप लोग एक कंसेंसस तो बना लीजिए सर कि जो आप लोगों की तैयारियां, मैं मानती हूं आपकी बात पर मैं विश्वास कर लेती हूं कि जरूर चल रही है अंदर खाने, तो अंदर खाने वो जो तैयारियां चल रही हैं उस पर नेता सामने आकर ऐसे पानी फेरते हुए तो नजर ना आए। सर आइए बात पूरी कीजिए। मेरी पार्टी के प्रति ये सद्भावना रखने के लिए, इंडिया दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए आपका साधुवाद, आपका सुझाव मैं हमारे सारे राजनीतिक दलों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिर भी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि 2004 में भी सभी जगह 100% सीट शेयरिंग नहीं हुआ था, सब दल साथ नहीं आए थे, कुछ पोस्टपोल अलायंसेस भी होंगे, जरूरी नहीं कि हर प्रांत में हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देखिए बड़ा जो समन्वय हमको स्थापित करना है वो करना है महाराष्ट्र में, वो करना है हमको बिहार में, वो करना है झारखंड में, वो करना है वेस्ट बंगाल में, जहां पर बहुत प्रभाव बाकी के राजनीतिक दलों का नहीं है, वहां बहुत ज्यादा हम चिंतित भी नहीं है सभी दल। तो सभी दल ये समन्वय बनाकर बात कर रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में कहाँ कैसे समन्वय करना, और उस पर बहुत हद तक निराकरण हो चुका है। जहां जहां तय होगा वहां हम साथ में लड़ेंगे, नहीं तो फिर पोस्टपोल अलायंस के साथ जाएंगे। लेकिन एक बात आपने यूपी को लेकर बात की और आप इतनी बेबाकी से बात रख रहे हैं, इसीलिए मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं। आपने कहा साहब हो गया है यूपी को लेकर, आपने कहा कि बन गया है मामला, सेट हो गया है, लेकिन आप देखिए ना सर, कल ही की बैठक, इंडिया गठबंधन की बैठक, और उसी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से ही कहा जाता ना कि साहब ये कांग्रेस की तरफ से खबरें मिल रही हैं कि साहब आप लोग तो बीएसपी को साथ लेकर आना चाह रहे हैं, और अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में आएगी तो हम तो साथ में नहीं रहने वाले हैं। सर तो कहां सर, कहां लग रहा है कि बात बन गई है, बताइए आप मुझे। देखिए मैंने तो नहीं देखा कि एबीपी न्यूज पर आकर अखिलेश जी ने बयान दिया हो, मगर फिर भी सारी संभावनाएं सब दल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अखिलेश यादव से पत्रकार ने सवाल पूछा था, उसमें उन्होंने जवाब दिया है, मैं बता दूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था ये। ठीक है आ जाइए। मैं क्या कह रहा हूं जी, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि हम समन्वय बनाएंगे, अगर आ सकते होंगे तो जोड़ेंगे। हम ऐसे फर्जी गठबंधन मोदी जी की तरह दल नहीं इकट्ठा कर लेंगे, नाम तक नहीं पता इनको, मैं चुनौती देता हूं। 9 दल तो ऐसे जिन्होंने लोकसभा ही नहीं लड़ा, आप कल्पना तो कीजिए, हम उतने फर्जी हमारे दल नहीं है, सब लोग प्रभावी दल हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। सारा फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इस बार इनको 2004 प्रतिबिंबित होगा, देश वापिस देखेगा। अटल जी हार गए तो मोदी जी क्या चीज है। ठीक है के शर्मा, इंडिया गठबंधन को लगता है कि 2023 में 2004 रिपीट कर जाएंगे? नहीं, मुझे हंसी आ रही है। अभय दुबे जी इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन आज इस तरह घिरे हुए हैं। अभी ये कह रहे कुछ तो जो है अलायंस जो सामने आएंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ बाद में होंगे। अरे भाई, तो 2019 में आप कैसे चुनाव लड़े थे? फिर 1 to 1 कहां आया? 2019 का जो चुनाव था जम्मू कश्मीर में आप साथ मिलकर लड़े थे, उनके साथ हैं। झारखंड में आप जो है जेएमएम से लड़े थे साथ मिलके, अभी भी वहीं साथ हैं। आपके लिए जो बड़ी चुनौती, और यही नहीं, साउथ के सारे जो है प्रदेश, सब जगह आप जो है, तमिलनाडु में आप साथ मिलके लड़े, तेलंगाना में किसी से आपका गठबंधन ना इस बार होना ना पहले होना था, आंध्रा में ना पहले था ना इस बार होगा। तो आपके पास बचा क्या है? बिहार में आप ऑलरेडी गठबंधन के साथ लड़े हमारे, आप महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ लड़े हमसे, हर जगह तो यही लड़े। 2 ही चुनौती तो आपके पास है इस बार, नहीं कि आप पश्चिम बंगाल में करें सीपीएम से और तृणमूल कांग्रेस से, और यहां आम आदमी पार्टी से करें, और दोनों के बयान आ गए। तो अब छत्तीस उसमें आप जो है पिछली बार यूपी में क्या लड़े, आज की स्थिति में आप देखें तो रोमाना जी, हाँ जी, बसपा और कांग्रेस में मजबूत पार्टी कौन है?
बसपा और कांग्रेस में मजबूत कौन है? बसपा है। कांग्रेस तो एक सांसद वाली पार्टी है, बसपा 10 सांसद की पार्टी है। आप जो है पिछली बार बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े हमारे अगेंस्ट में, विधानसभा में कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, इसके बावजूद आपका रिजल्ट क्या है? तो आप किसको बता रहे हो कि 1 2 1 1? किसको भ्रम में दिखा रहे हो? किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो आप? ये सारे अलायंस वही है। अभी मेरे मित्र जो है पंकज शर्मा जी कह रहे थे कि नया नया बच्चा होता है तो उसको संभालना होता है। शर्मा साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये यूपीए गठबंधन का नाम ही घमंडिया गठबंधन बना है। यूपीए गठबंधन में कौन कौन थे? एक दो नई पार्टियां थी, वही आप पार्टी पहली बार आ रही है उसमें, और दूसरा ममता बनर्जी। इसके अलावा तो सब यूपीए के अंदर थे। तो नया क्या कर रहे हैं? ये 12 महीने का बच्चा नहीं है, ये जो है 50 साल का अधेड़ है, समझ रहे हैं? इसको संभालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ नया नहीं है, ये वही पुराना यूपीए है जिसको एक नया नाम दे दिया है। एक बात जल्दी से सर, जल्दी से एक बात कह दूं, ठीक है जी, बस एक बात कह दूं कि इतना जहां तक मेरे मित्र आरजेडी के मित्र हैं, मैं केवल वस्तु स्थिति पे बात कर रहा हूं। शक्ति जी, 2019 में इसी बिहार की जनता ने आपको पूरे बिहार से बाहर कर दिया। एक सीट भी आपका लोकसभा चुनाव में नहीं है, एक सीट नहीं जीत पाया आप बस। और ये भी आपको बता दूं, आरजेडी आज जितनी ऊंची ऊंची लालू प्रसाद बात कर रहे हैं ना, उनको वहां की ही जनता ने दिया है ये परिणाम। तो इतनी ऊंची ऊंची बातें मत कीजिए, जमीन पे रह के बातें कीजिए। ठीक है, जमीन समझिए क्या है। ठीक है, मैं शक्ति यादव के पास चल रही हूं, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड का समय मुझे पता है आपका आर्गुमेंट, याद रखिएगा 77 और 78 सीट है भाजपा। ठीक है, आइए अभय जी, आइए 30 सेकंड के लिए आइए, फिर शक्ति जी आपके पास आइए। ये बस 30 सेकंड ले रहा हूं। ये जो घटिया विक्षिप्त एनडीए का गठबंधन है ना, आधे भारत से तो बाहर है साहब। दक्षिण ने तो पहले ही दरवाजे बंद कर दिए। 13 प्रांतों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर इन्होंने पोलराइजेशन चरम पर कर दिया। इसके बाद पोलराइजेशन नहीं कर सकते, अब वो उतार पर है। तो ये सिर्फ जो हिंदी हार्टलैंड में जहां सारी मैक्सिमम सीटें जीती थी, वहां इनकी 100 से 125 सीटें कम होगी, इनको बहुमत नहीं मिलेगा। और इंडिया का इस डिबेट को याद रखिएगा। मुझे लगता है सर, उतार और चढ़ाव को लेकर हमें यहाँ बैठकर कुछ एनालिसिस करना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तक हमने देखा है कि किस तरीके से उतार कहा जाता रहा, लेकिन बीजेपी नए से नए सिरे जो है उसको चढ़ती हुई नजर आई है। मैं शक्ति यादव जी के पास चल रही हूँ और इस सवाल के साथ चल रही हूँ। शक्ति यादव जी रोमाना जी एक लाइन मुझे, ठीक है शर्मा जी, एक लाइन बोलिए शर्मा जी, मुझे एक लाइन मात्र बोलना है। एक लाइन बोलिए। नहीं, मुझे एक लाइन। मैं अभी ये 2019 के बहुत आंकड़े गिना रहे हैं, इसलिए इनको एक आंकड़ा बता देता हूँ। 17 राज्यों में कांग्रेस के खाते नहीं खुले, 0 सीट है। केवल 7-8 राज्य ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 सीटें हैं। और सुन लीजिए, केवल डबल डिजिट का आंकड़ा यदि आपने कहीं पाया है तो केरला में, अटक से कटक, केरला में 11 सीटें 12 सीटें आपके पास। इसके अलावा 2019 के आंकड़े आप लोगों ने रखे हैं, बढ़िया किया। अब बात 2024 को लेकर जो हम कर रहे हैं, और शक्ति यादव जी 2019 में आरजेडी खाता भी नहीं खुला था, अब नए सिरे से गठबंधन और सीट शेयरिंग, तो कम से कम बिहार से शुरुआत कर लीजिए ना सर। बिहार में अगर गठबंधन में किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग राज्य में सरकार वैसे ही चला रहे हैं, तो बिहार को लीड क्यों नहीं लेता हुआ नजर आता है? यहाँ पर हमें बिहार में सीट शेयरिंग सबसे पहले अनाउंस कर दिया जाए। रोमाना जी, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि 2019 में हमें सीट प्राप्त नहीं हुआ, और जब सीट प्राप्त नहीं हुआ तो इसको स्वीकारने में क्या है। लेकिन 2020 में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ी। दोनों पार्टी एक साथ रहने के बावजूद भी कई तरह के इनके पाप करने पड़े, मतों का हरण करना पड़ा, जिसमें मैं भी एक एग्जाम्पल हूं। सवाल रहा जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपने को पकड़ वाला, मजबूत पकड़ वाला, धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर आगे बढ़ने का जो दम भरते हैं, उन राज्यों में इनकी हालत खास्ता होगी। बिहार के संदर्भ में मैं खुले तौर पर कहता हूं कि भाजपा 5 नहीं पहुंच पाएगी। जिनके सहारे, जिनके आप खड़ाओ माथे पर लेकर के 17 साल तक चरण वंदना की है,
देश की दुनिया की बड़ी पार्टी कहने के बावजूद भी एक नेता बिहार में भाजपा ने नहीं खोजा, नीतीश जी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की, आपको बिहार की जनता जवाब देगी, आपको मिलेगा जवाब। याद रखिए, बिहार में आजाद हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नेता खोजा? अरे आपका पार्टी का बिहार का इकाई का अध्यक्ष भी मेरे ही यूनिवर्सिटी का एक अदना विद्यार्थी है, जो हमारे यहाँ पला राजनीतिक पोषण प्राप्त कर करके अध्यक्ष बना हुआ है आपके पार्टी के अंदर में। हम कोई सच्चाई को स्वीकारने में पीछे नहीं हटते हैं। अगर जनता ने मुझे राजनीतिक उतार चढ़ाव का तो खिला ही है, लोकतंत्र में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो चढ़ करके बोल रहा है, देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये देश सबों का है। बार बार आप लोग अहंकार की बात करते हैं और उस अहंकार से लड़ने के लिए साथ आने की बात करते हैं, लेकिन वो तमाम दावे खोखले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर साथ आ रहे हैं तो फिर वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक उसी को नहीं तय कर पा रहे हैं। सर, ये तो बड़ा सवाल है ना सर, और इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि बिहार से क्यों लीड ले लेते हैं आप लोग? रोमाना जी, निर्वाता की अपेक्षा करता हूं आपसे जी। हमने बिहार से लीड ले लिया है और बिहार में हम लोगों ने खाके बना ली है। बिहार में कहीं दिखाई भाजपा नहीं पड़ेगी। बहुत सा दल तो कहां दिखाई पड़ेगा, भगवान मालिक होगा, आने वाले कल में देखेंगे। लेकिन खास करके जिन हिंदी बेल्टों की और थोड़ा ऊंचा ऊंचा भाजपा कहां है, और थोड़ा ऊंचा ऊंचा पतंग ऐसे चलाओ, अरे आपको क्या, पतंग उड़ाओ बैठ के। आपको महाराष्ट्र में क्या होगा, कर्नाटक में क्या होने वाला है, आपको यूपी में भी हालात खराब होंगे। ठीक है केके शर्मा जी, ऐसे हाथ मत हिलाइए सर, पतंग उड़ाने वाला एक्शन मत कीजिए, कहीं मिमिक्री वाला आरोप जो है वो आप पर भी न लग जाए सर, उस बारे में आप ना आ जाए, जरा संभल कर, थोड़ा बचकर, थोड़ा बात रखिए। कला हम लोगों को सबको सीखनी चाहिए सर। मिमिक्री वाला मामला बहुत गरमाया है ना सियासी तौर पर, इसीलिए बस मेरी सलाह है सर, मेरी सलाह थी। माधव आनंद जी, लेकिन जिस बात का दावा यहाँ पर शक्ति यादव की तरफ से किया जा रहा है, मेरे बिहार में तो मामला सेट है, बिहार में तो सीटों को लेकर हमारे यहाँ गठबंधन में किसी तरीके का पेच नहीं अटकेगा। तो माधव आनंद, क्या करेंगे आप लोग? रुमाना जी, बिहार में तो ये लोगों ने सेट करने की कोशिश की कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यानी चाचा प्रधानमंत्री बनेंगे और भतीजा जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। न चाचा प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, न इंडी गठबंधन के लोग उनको बनाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री पद का तो छोड़ दीजिए, संयोजक बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो चाचा भतीजे में जरूर समझौता यह हुआ था रुमाना जी, और उस समय हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड के पार्ट हुआ करते थे। तो यह बात होता था कि दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, सब कुछ सेट था। लेकिन चाचा और भतीजा दोनों का दाव उल्टा पड़ गया। न चाचा को कुछ मिला और भतीजा को तभी कुछ मिलता जब चाचा जो है तो जाते केंद्र के तरफ। चलिए ठीक है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ और आगे जब लौटेंगे तो फिर 24 कि ये जो लड़ाई है इसमें सियासी आर पार के तौर पर कौन सा खेमा कितना मजबूत और उसकी मजबूती की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की महाबैठक जिसके बाद जवाब मिलने की बजाय सवाल कुछ और सामने खड़े हो गए और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और उनसे समझते हैं कि हार जीत अपनी जगह, लेकिन 24 की लड़ाई में इंडिया गठबंधन टक्कर देता हुआ नजर आए, इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या करना जरूरी? रोमाना जी, इस इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी कांग्रेस है और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। मजबूत कड़ी इस दृष्टि से कि ऊपर से नीचे तक, ईस्ट टू वेस्ट तक कांग्रेस का एक वोट बैंक है जिसका आधार है, जहां पर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। कमजोर कड़ी इसलिए क्योंकि वो 17 राज्यों में 0 पर रही 2019 में, और 190 वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी से उसका सीधा मुकाबला रहा, वहां स्ट्राइक रेट बीजेपी की 91% है। तो अगर कांग्रेस ठीक से परफॉर्म नहीं करेगी तो इस गठबंधन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल जितने उसके साथ हैं वो सब मजबूत दल हैं और वो मुझे लगता है अपने आप में सस्टेन कर पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश जैसा जिक्र आपने किया, 80 सीटों वाला है, वहाँ पर राहुल गांधी जी 2019 के बाद नहीं गए और प्रियंका जी जो महासचिव थी 2022 के बाद नहीं गई, शायद उन्हें याद ही नहीं कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य उनके पास है। तो अगर ये गठबंधन में क्षेत्रीय दल भी ठीक से कर लें तब भी कुछ नहीं होगा जब तक कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं करे। लेकिन अभय जी की बात से मैं सहमत हूं कि के शर्मा साहब को, बीजेपी को 2004 को भी याद रखना चाहिए और शेख सादी की इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अगर चिड़िया एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकते। ओह, ये तो आपने के शर्मा जी के लिए एक बड़ी ऐसी मिसाल याद दिला दी है जिसका वो जवाब जरूर देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी के पास चलते हैं हम। अभय जी, जिसका जिक्र विजय जी कर रहे थे कि दारोमदार पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही आकर टिकता है। रोमाना जी, ये अहंकार हम में नहीं है। इंडिया गठबंधन के सारे ही दलों ने एक मत होकर ये निर्णय लिया है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में सीट शेयरिंग हो।
जहां सीट शेयरिंग नहीं होगी वहां अलग अलग लड़ेंगे। सर आप अहंकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात ही हो रही थी दारोमदार और जिम्मेदारी लीजिए, अब वही लेती हुई कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। शर्मा जी नहीं, मैं बीजेपी के बात से जो है जो उन्होंने कहावत कही, भारतीय जनता पार्टी को अगर तकलीफ नहीं होती, जो कहावत उन्होंने, रमाना जी आप ऐसे मत कराइए ना, अब मेरा विषय जब बोलने का, जो विजय जी ने जो बात कही वो कहावत बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर विजय जी उसमें नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत एक होना चाहिए। यहाँ हैसियत बचा के यदि हर चिड़िया अपनी हैसियत दूसरों पर दिखाने लगे तो एका नहीं होता है। और नीयत यदि ये है कि भ्रष्टाचारी और ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करनी है तो भी एका नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको कहा कि इनका जो मेन दर्द है, मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हर जो है दल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और एक दूसरे को पर अपनी हैसियत दिखा रहा है। समय इतना ही है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना दिलचस्प होगा 2024 तक इंडिया गठबंधन क्या स्वरूप ले पाता है और किस मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर दे पाता है।